हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना आपको हम यह दे दें कि आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर हमारी लाइव क्लासेस मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक लगाई जाएंगी और यहाँ जो आपका क्लास लगाया जाएगा वह ग्रुप डी के लिए रीजनिंग का क्लास लगाया जाएगा। तो सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक मंडे टू फ्राइडे आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आप हमें देख सकते हैं। अनअकैडमी पर हमारी फ्री क्लास के लिए आपको इस कोड का उपयोग करना पड़ेगा। इस कोड का उपयोग करके आप उस क्लास को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास का लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली क्लास तक पहुँच सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डी स्पेशल के सेट नंबर 14 को देखेंगे। तो इससे पहले हमने इस सीरीज के 13 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप एक साथ सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आ जाइए, आज के सेट की शुरुआत हम लोग करते हैं। और आज जो हम सेट कराने वाले हैं उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है यानी कि सभी क्वेश्चन आपका दो ही टॉपिक से है, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। तो मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के वैसे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं जिसके आपके एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहे, इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है आप सीख सके। तो आ जाइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला गया है कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देख लीजिए, वर्ग का विकर्ण क्या होता है। वर्ग का विकर्ण होता है आपका, ध्यान से इसको समझिएगा, जब बनाना होगा तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे लेकिन समझ लेते हैं चीज़ों को डिटेल में। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 × a यानी √2 गुने भुजा, यही तो होता है। और अगर हम बात करें वर्ग के क्षेत्रफल का तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है a²। अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास विकर्ण है और विकर्ण से क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे हम निकालेंगे। तो देखो, इसको हमें इस रूप में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, विकर्ण यानी जो भी विकर्ण है उसका स्क्वायर करिए। विकर्ण का क्या करिए आप, स्क्वायर करिए और स्क्वायर बट्टा 2 करके देख लीजिए, यह क्षेत्रफल में कन्वर्ट हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर a बट्टा में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, a² यानी वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर आ गया। तो विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2 भी वर्ग का क्षेत्रफल होता है। वर्ग का क्षेत्रफल एक तो आपका भुजा स्क्वायर होता है, इसके अलावा विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2 भी हम लोग करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वर्ग के विकर्ण का लंबाई इतना है तो क्षेत्रफल a प्लस बी का होल स्क्वायर बट्टा 2 यानी विकल्प बी हमारा आंसर हो जाएगा। विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2, भुजा स्क्वायर तो आपका होता ही है, इसके अलावा विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2 भी आपका होता है। आगे चलिए, यहाँ पे एक चीज आप समझिए, जैसे जब भी दो लाइन एक दूसरे को काटेगा तो उस केस में क्या होता है ना, सम्मुख कोण आपस में बराबर हो जाता है। सम्मुख कोण, इसको शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं। तो यह कोण और यह कोण सम्मुख है, यह दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसके अलावा यह कोण और यह कोण सम्मुख है तो यह भी आपस में बराबर हो जाएगा। और इस पूरे कोण की बात करें तो एक सर्कल बनाएगा, मतलब कि 360 डिग्री हो जाएगा। तो चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी, आराम से आप समझिएगा। सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है और कंप्लीट कोण की बात करेंगे तो 360 डिग्री, मतलब कि एक सर्कल बनाएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है देख लीजिए, हमसे पूछा एंगल x का वैल्यू, एंगल AOD, इस वाले एंगल के बारे में बोल रहा है। इसका समद्विभाजक OE है। अच्छा, OE जो है वह समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब है कि इस एंगल का, किस एंगल का, एंगल AOD, इस वाले एंगल का, इस पूरे एंगल का समद्विभाजक रेखा है। तो समद्विभाजक रेखा इसका मतलब है कि इस एंगल को 2 बराबर भागों में बांटा होगा। यह जो रेखा है वह इस पूरे एंगल को कितने भागों में बांटा होगा, 2 बराबर भागों में बांटा होगा। अब आप हमें एक चीज बताइए कि यह वाला जो कोण है आपका, इस कोण का सम्मुख है तो सम्मुख कोण का माप तो बराबर होता है। तो यह 132 है तो इस पूरे का माप कितना हो जाएगा, 132 डिग्री हो जाएगा। पूरे का माप, इस पूरे का माप कितना, 132, चूंकि सम्मुख कोण बराबर होता है तो यह 132 तो पूरा 132। अब पूरा 132 है तो यह आधा होगा, इस पूरे का आधा, चूंकि यह आपका क्या था, 2 बराबर भाग में बटा था। तो 132 का आधा कितना, 66, यह भी क्या हो जाएगा 66। तो x का वैल्यू 66 आ गया।
तो हमसे पूछा है क्रमशः x और y का मान, तो x का वैल्यू 66 किस ऑप्शन में है, विकल्प बी में है, तो विकल्प बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्रमशः x और y का मान, तो x का मान कितना 66, तो 66 x का मान केवल एक विकल्प में है, तो विकल्प बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अब हम चाहेंगे तो y का मान भी निकाल सकते हैं। देख लीजिए, अगर यहाँ पे देख लीजिए, इस वाले कोण का माप अगर y है तो इस वाले कोण का माप भी क्या होगा, आपका y ही होगा। तो पूरे कोण का योग देख लीजिए कितना, 132 प्लस y प्लस 132 प्लस y, यही होगा ना। 132 कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा, प्लस y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और बराबर कितना आपका 360 डिग्री हो जाएगा। कंप्लीट एंगल की अगर हम बात करें तो 132 264 प्लस y 2y और सब मिला के 360 डिग्री। तो 2y का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा आपका, 264 जाके 360 में से आपका माइनस होगा, कितना हो जाएगा, 260 माइनस होगा 360 में तो 100, फिर 4 माइनस करेंगे तो 96, तो 2y का वैल्यू 96, y का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 48। तो एंगल y का भी मान आपका कितना आ गया 48। हालांकि हमें एंगल y निकालने की आवश्यकता नहीं थी, केवल एक एंगल निकाले और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो x और y दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। पुनः इस चीज़ को समझ लेते हैं। देख लीजिए क्या बोला था, एंगल AOD का समद्विभाजक OE है, मतलब यह कोण जो है ना और यह कोण, यह आपस में क्या हो जाएगा, यह दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। चूंकि यह जो रेखा है वह इसका समद्विभाजक है, यानी कि कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो यह पूरा 132 है, तो यह पूरा 132 और 132 का आधा, मतलब कि इस एंगल का माप कितना होगा 66 डिग्री। 66 डिग्री x का वैल्यू केवल एक ऑप्शन में है, वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बस आराम से आप चीज़ों को समझते हुए चलिए, बहुत ही सिंपल है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी जिनके निर्देशांक 0, -3 और -4 और 1 है। दो निर्देशांकों के बीच की दूरी पूछा है। तो सबसे पहले देखो, यह हो गया हमारा x1 का मान, यह y1 का मान। उसी तरीके से यह आपका x2 का मान हो गया, यह y2 का मान हो गया। अब डिस्टेंस निकालने के लिए जब भी दो निर्देशांक दिया जाए और उसके बीच का दूरी पूछा जाए, तो दूरी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप बताओ कि x2 का मान कितना है। x2 का मान पहला वाला में देखिए, पहले x का मान बाद में y का मान, तो x1 का मान y1 का मान इतना, x2 का मान इतना, y2 का मान इतना। तो x2 का वैल्यू बताइए कितना है -4, तो x2 के जगह -4 माइनस x1 के जगह क्या लिखेंगे हम 0 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, आगे प्लस है तो प्लस। y2 के जगह देख लीजिए क्या रखेंगे, y2 के जगह 0 माइनस y1 के जगह क्या रखेंगे -3, तो -3 और इसका भी हम लोग क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर, अंडर रूट है तो अंडर रूट कर लीजिए, बस वैल्यू तो आपको रख देना है। -4 में से 0 माइनस करेंगे -4 का स्क्वायर प्लस 16, नेगेटिव संख्या का भी स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, -4 का भी स्क्वायर करेंगे प्लस 16 हो जाएगा, और यहाँ देखिए माइनस प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, 16 और 9 25 हो गया, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सिंपल सा यह फॉर्मूला है, इसके ऊपर आपको वैल्यू को पुट करके अपना आंसर निकाल लेना है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, बोला है एक समभुज कोणीय बहुभुज के सभी भीतरी कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का दोगुना है। देखो, किसी भी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 × 180 डिग्री। पॉलीगन चाहे कोई भी हो, किसी भी तरीके का पॉलीगन हो, उसके सभी आंतरिक कोणों का योग ऐसे ही निकालते हैं n-2 × 180 डिग्री। जैसे पंचभुज हो तो n के जगह 5, 5 - 2 3, 3 × 180 540 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज तो n के जगह 3, 3 - 2 1, 1 × 180 यानी 180 डिग्री। तो किसी भी पॉलीगन के सभी अंतः कोणों का माप हम लोग इसी फॉर्मूला से निकालते हैं। बोला है कि एक समभुज कोणीय बहुभुज के सभी भीतरी कोणों का योग तो इतना होगा, बाह्य कोणों के योग का दोगुना है, और बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो आंतरिक कोणों का जो योग है वह बाह्य कोणों का कितना है दोगुना है।
पॉलीगन चाहे कोई भी लीजिए, उसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, त्रिभुज के सभी बाहरी कोणों का योग 360, चतुर्भुज के सभी बाहरी कोणों का योग 360, पंचभुज के सभी बाहरी कोणों का योग 360, यानी कोई भी पॉलीगन लीजिए उसके सभी बाहरी कोणों का योग 360 होता है। जबकि आंतरिक कोणों का योग इतना होता है। तो आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण का 2 गुना है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। तो वह बहुभुज किस तरीके का है हमें यह बताना है। हम इसको काटेंगे, देखिए 180 दूना 360, गुना में इधर आएगा तो भाग में, यहाँ पे केवल 2 बचेगा, डिग्री से डिग्री कैंसिल। इधर क्या बचा आपका n-2, तो n-2 का वैल्यू 2 दूना 4, तो जब n-2 का वैल्यू 4 तो n का वैल्यू बता दो कितना होगा, -2 इधर आके 4 में ऐड होगा 6, n का वैल्यू 6 होगा, यानी कि यह जो आकृति होगा एक षष्ठभुज होगा, यानी कि एक हेक्सागन होगा। तो आंसर हो गया विकल्प डी, n का वैल्यू 6, यानी कि इस पॉलीगन में भुजाओं का संख्या कितना होगा 6, तो 6 भुजा वाला आकृति क्या कहलाता है, षष्ठभुज। तो हमारा आंसर हो जाएगा षष्ठभुज। n का वैल्यू जो भी आएगा भुजा का संख्या उतना ही होगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए क्या है। बोला है किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः जोड़ने से बने 4 त्रिभुज होते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे हमारा एक त्रिभुज है, अब इस त्रिभुज के अगर मध्य बिंदुओं को मिला देना, मान लीजिए इस भुजा का मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु और इसके मध्य बिंदु को अगर हम आपस में मिला दे, तो जैसे ही इसको आपस में मिलाएंगे तो यह पूरा त्रिभुज 4 त्रिभुज में बढ़ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 त्रिभुज में बट गया, और इन चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो बोला है किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः जोड़ने से बने 4 त्रिभुज होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, यानी सभी त्रिभुज जो होता है वो आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जब मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे उस केस में जब 4 त्रिभुज बनेगा तो उन चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, सब इक्वल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है नीचे दिए गए चित्र में AP बराबर 6, AP यानी A से लेकर के P तक का वैल्यू 6 दे रखा है, और AB बराबर 2। देखो A से लेकर के B तक का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और A से P तक 6, यानी इस वाला का वैल्यू क्या होगा 4, यहाँ से यहाँ तक 6 है, यह 2 है, तो इसका माप तो 4 ही होगा। आगे AB का मान कितना 2 हो गया। चलिए PC का मान 8, P से लेकर के C तक, P से लेकर के C तक इस पूरे का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। PC मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का माप कितना दे रखा है, 8। CD का माप पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। अब चलिए इसको गौर से आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे। जब भी वृत्त की 2 जीवा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आपका सर्कल है, यह हमारा कोई वृत्त है और इसमें 2 जीवा बनाते हैं, एक AB और एक CD, 2 जीवा हो गया AB और CD। अगर इन दोनों जीवा को हम आगे बढ़ाएं तो यह बीच में कहीं ना कहीं बाहर में कहीं ना कहीं मिलेगा, मान लेते हैं कि P पर आकर के मिल गए। तो उस केस में क्या होता है कि जब भी वृत्त की 2 जीवाएं एक दूसरे से बाह्य रूप से मिलती हैं तो बरका यानी A से लेकर के P तक, एक जीवा का पूरा बरका यानी A से लेकर के पूरा P तक, गुना छोटका में हम लोग इसको शामिल नहीं करते हैं, बाहर वाला को, B से लेकर के कहाँ तक, P तक, तो AP गुना BP बराबर बड़का गुने छोटका बराबर जो काम आप इस जीवा के लिए किए हैं वही काम इसके लिए, क्या होगा, C से लेकर के कहाँ तक, P तक, CP गुना छोटका यानी कि D से लेकर के कहाँ तक, P तक, यह आपका आपस में बराबर हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। जब भी वृत्त की 2 जीवाएं एक दूसरे से बाह्य रूप से मिले उस केस में बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में AP का वैल्यू 6 दे रखा था, AB का मान 2, तो यह 2 है, यह पूरा 6 है, तो यह बाहर वाला कितना हो जाएगा 4, और PC का मान कितना दे रखा है आपका, PC का मान दे रखा है 8, CD का मान पूछा है, CD का मान पूछा है क्या होगा। चलिए देख लीजिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। इस जीवा की बात करें तो पूरा A से लेकर के कहाँ तक, P तक का गुणनफल, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, AP गुना इस जीवा का बाहर वाला भाग क्या होगा, B से लेकर के P तक, तो BP, AP गुना BP। ध्यान से समझिएगा, एक जीवा के दोनों भाग का गुणनफल, दोनों भाग यानी पूरा, एक भाग में पूरा लेंगे और एक भाग में बाहर वाला, बड़का यानी पूरा बड़ा और छोटका में बाहर वाला पार्ट लेंगे, ओके, बराबर दूसरा जीवा का बड़का गुने छोटका, तो बड़का में पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो CP गुना छोटका भाग में इसमें लेंगे बाहर वाला, D से लेकर के कहाँ तक, P तक, DP के बराबर हो जाएगा, है ना। इसको आपको ध्यान में रखना है। जब भी वृत्त की 2 जीवाएं एक दूसरे से बाह्य रूप से मिले उस केस में यह संबंध आपका इसके साथ बन जाता है। अब जिसका भी वैल्यू पता है उसको पुट करिए। AP का मान देख लीजिए कितना है, A से लेकर के P तक, 2 और 4 6, 2 और 4 हो जाएगा आपका 6,
इंटू बीपी का वैल्यू देख लीजिए कितना होगा, बी से लेकर के पी तक कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, बराबर सीपी का मान देखिए कितना, सी से लेकर के कहाँ तक पी तक, सीपी का मान क्वेश्चन में दे, सीपी या पीसी एक ही चीज है, दे रखा है 8। डीपी का मान क्या होगा नहीं पता, इसको वैसे ही छोड़ दिए, डीपी का वैल्यू निकाल लेते हैं। आगे देखिए अगर हम इसको काटे तो देखिए 8 है और इधर कितना है 24 है, तो 8 तिरिक 24 कट जाएगा ना, 24 है ना, 8 से काटेंगे 24 को 3 बार में, तो 3 किसका वैल्यू हो गया आपका डीपी का, तो डीपी का वैल्यू 3, डीपी का यानी यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू कितना हो गया 3। अब आगे देखिए हमें किसका मान निकालना है सीडी का, तो सी से लेकर के पी तक का वैल्यू देख लीजिए कितना दे रखा था, पीसी का मान 8, पीसी का मान यानी पी से लेकर के सी तक 8, पी से लेकर डी तक 3, तो यह कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, पूरा 8 है यह 3 है तो यह कितना हो जाएगा 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है, यहां भी आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। नीचे दिए गए चित्र में एडी एंगल बीएसी का समद्विभाजक है, एडी जो है ए से लेकर के कहां तक डी तक, यह समद्विभाजक है किस एंगल का, इस वाले एंगल का समद्विभाजक, यानी बीएसी, बीएसी इस वाले एंगल का समद्विभाजक। अब गौर से समझिएगा, किसी कोण का जो समद्विभाजक रेखा होता है वह सामने वाली भुजा को, इस कोण का जो समद्विभाजक है वह सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जो कोण बनाने वाली भुजाओं का होता है। तो कोण बनाने वाली भुजा कौन है, एक तो ए बी है और दूसरा कोण बनाने वाली भुजा कौन है, ए सी है, तो ए बी बट्टा ए सी कोण बनाने वाली भुजा तो यही दोनों है ना, यहाँ जो कोण बना है तो इस कोण को बनाने वाला भुजा कौन है, एक भुजा ए बी है और एक भुजा ए सी है, तो इसका जो अनुपात होता है उसी अनुपात में सामने वाली भुजा को बांटता है। तो सामने वाली भुजा एक क्या है बी डी और दूसरा क्या है डी सी या फिर सी डी, तो बी डी बट्टा सी डी, यही आपका संबंध निकल के सामने आता है। किसी भी कोण का समद्विभाजक रेखा जो होता है वह सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जो अनुपात उसके कोण बनाने वाली भुजा का होता है। अब जिसका भी वैल्यू दे रखा है उसको रख दीजिए। ए बी का माप तो इस क्वेश्चन में पूछा ही है, तो ए बी को x मान लेते हैं। ए सी का माप देख लीजिए कितना दे रखा है 7, तो ए सी के जगह 7 रखिए। बी डी का माप देख लीजिए कितना है 3 है, तो 3 रखिए, बट्टा सी डी के जगह क्या रखेंगे हम 4 रखेंगे। बाकी कैलकुलेशन 7 या 21, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 बट्टा 4, 21 बट्टा 4 यानी कि 5.25, यही तो हो जाएगा ना 5.25, तो 5.25 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे हमें बताना है, दिए गए चित्र में एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज एबीसी है, तो प्रत्येक एंगल का माप 60 दिया भी है, इसलिए एंगल डी और ई होगा। डी और ई का माप बताना है, एक तो एंगल डी का माप बताना है, तो एंगल डी का मान तो आपका 60 डिग्री होगा। डी का मान 60 डिग्री केवल एक विकल्प में है, तो विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा देख लीजिए, किसी भी त्रिभुज में किसी भी वृत्त में कोई एक चाप, जैसे ए बी एक चाप ले लिए, तो इस चाप के द्वारा जितने भी कोण हम बनाएंगे ना, परिधि पर जितने भी कोण बनाएंगे, इन सभी कोण का माप आपस में समान होगा। तो देख लीजिए यह जो चाप है आपका BC, इसी चाप के द्वारा देख लीजिए, इसी चाप के द्वारा आपका यह एंगल भी बना है और इसी चाप के द्वारा आपका यह एंगल भी बना है, देख सकते हैं, इसी चाप के द्वारा यह एंगल भी और इसी चाप के द्वारा यह एंगल भी। तो इसका माप और इसका माप आपस में क्या होगा बराबर, तो यह 60 है तो यह भी कितना 60 डिग्री। तो पहला एंगल 60 डिग्री केवल एक ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आंसर होगा। इसके अलावा इस वाले एंगल का माप क्या होगा, तो इस वाले एंगल का माप देख लीजिए कैसे निकालेंगे। अगर हम इसका बात करें, देखो ए बी ई सी डी, अलग चले गए। अगर हम बात करें ए बी ई सी और ए, इसका ए बी ई सी, तो एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि इसका चारों कोना कहाँ है, वृत्त के परिधि पर है। किसी भी चतुर्भुज का चारों कोना अगर वृत्त के परिधि पर होता है तो वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो यह एक चक्रीय चतुर्भुज है, कौन, ए बी ई सी, और ए बी ई सी चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग 180 होता है, तो यह 60 है तो यह कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो इस वाले कोण का माप 120 डिग्री हो जाएगा। यह चक्रीय चतुर्भुज बनाया। किसी वृत्त में कोई चतुर्भुज ऐसे हो कि उसका चारों कोना वृत्त के परिधि पर हो, तो वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, तो यह 60 है तो यह 120 होगा। वैसे भी हम लोग अपना आंसर पहले ही निकाल चुके थे इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आइए, देखिए क्या बोला है। 8.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से फर्श बनाने की किसी कमरे का लागत 510 रुपये। देखो 510 रुपया कुल लागत है,
कुल लागत में 1 वर्ग मीटर के लागत से भाग करेंगे ना, 8.50 है ना, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो उसको हम छोड़ दिए। तो कुल लागत में 1 वर्ग मीटर के लागत से भाग करिएगा तो हमेशा क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। कुल लागत में 1 वर्ग मीटर के लागत से भाग करिएगा, क्षेत्रफल निकलेगा। पॉइंट हटाइए, ऊपर में 0 हो जाएगा। 17 से काटिए 17 पंचे 85, 17 से काटिए 17 तिया 51, 300 हो जाएगा। 5 से काटिए 5 छक्के 30, यानी कितना हो गया, 60 वर्ग मीटर है तो 60 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हो जाएगा। कुल लागत में 1 वर्ग मीटर के लागत से भाग करिएगा तो क्षेत्रफल। अब आगे, यदि कमरे की लंबाई 8 मीटर हो तो चौड़ाई, तो क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। क्षेत्रफल कितना है, 60। तो क्षेत्रफल में अगर हम भाग करेंगे लंबाई से तो क्या निकल जाएगा, चौड़ाई। चूंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल में अगर हम चौड़ाई से भाग कर लेंगे लंबाई निकल जाएगा, लंबाई से भाग कर लेंगे चौड़ाई निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल इतना है, चौड़ाई 8 दिया है, क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग करेंगे क्या निकल जाएगा, लंबाई निकल जाएगा। तो भाग करिए, 8 से अगर भाग करिएगा तो 8 सते 56, 7 दशमलव कुछ वाला एकमात्र विकल्प है तो वही विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 7.5 मीटर। यह आपका इस कमरे का क्या हो जाएगा, लंबाई। देख लीजिए क्या किए, कुल लागत में 1 वर्ग मीटर के लागत से भाग किए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में लंबाई से भाग किए, चौड़ाई निकल गया। बस आगे चलिए, इस अगले क्वेश्चन को भी आप गौर से देखिए। बोला है चित्रानुसार एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक भुजा 100 मीटर का है। एक वर्गाकार मैदान है, प्रत्येक भुजा का लंबाई 100 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, 100 का स्क्वायर। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर, यही होगा। चारों कोनों पर एक वृत्तपाद के आकार का त्रिज्या 14 मीटर के फूलों की क्यारी है। देख लीजिए इस तरह का ना त्रिज्यखंड बना हुआ है, इसको हम वृत्तखंड भी बोलते हैं, और इसका त्रिज्या कितना लिया गया है, 14 मीटर। तो 14 मीटर त्रिज्या का एक वृत्तखंड है। पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो आप गौर से देख लीजिएगा, यहाँ पे एंगल कितना बनता है, वर्ग है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 90। अगर चारों एंगल, चारों कोई टुकड़ा को इकट्ठा करेंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। इन चारों टुकड़ा को जो अलग अलग है उसको इकट्ठा करेंगे तो एक वृत्त बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई यानी कि 22/7 r स्क्वायर। तो देख लीजिए त्रिज्या कितना है इसका, 14, तो 14 का स्क्वायर यानी कि 14 गुने 14, इतना ही क्षेत्रफल हो जाएगा इन चारों टुकड़ा का। हम एक टुकड़ा का क्षेत्रफल निकालेंगे, 4 से गुना करेंगे, इससे बेहतर है कि चारों टुकड़ा को इकट्ठा करेंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। देख लीजिए चूंकि 90 है तो 90 90 90 90 360 डिग्री के द्वारा जो भाग कवर्ड होगा वह तो वृत्त ही होगा। तो वृत्त पूरा मिला के एक वृत्त बन गया जिसका त्रिज्या कितना, 14 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक पार्ट में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का 1/4 भाग बन रहा है, तो पूरा मिला के एक वृत्त बन गया। अब देख लीजिए इस पूरे मैदान के क्षेत्रफल में से इन चारों पार्ट के क्षेत्रफल को हम घटा लेंगे तो इससे क्या निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा शेष भाग का क्षेत्रफल। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पर कितना जीरो हो जाएगा, 10,000, 4 जीरो हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, और तो कटेगा नहीं, 22 दूना 44 गुने 14। 44 में हम गुना करेंगे 14 से, देख लीजिए कितना आएगा, 14 चौके 56, 6 हासिल 5, 14 चौके 56, 6 62 यानी 626। 626 माइनस करिए, 10 में से 6 माइनस करिएगा 4, अंतिम में 4 वाला एकमात्र ऑप्शन है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। इन चारों टुकड़ा को हम इकट्ठा करेंगे तो एक आपका वृत्त बन जाएगा। ठीक है, आगे चलिए इस अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समलंब का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका एक समानांतर भुजा 3 है तो दूसरे समानांतर भुजा की लंबाई क्या होगी। देखो समलंब है ना, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे क्वेश्चन इसी तरीके का पूछा जाता है जनरली। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजा अगर ए और बी लेते हैं तो a + b गुना ऊंचाई, यही फॉर्मूला होता है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का। समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है 12, तो क्षेत्रफल की जगह 12 लिखेंगे, बराबर 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग। तो एक भुजा 3 है, दूसरा भुजा का माप पूछा है, तो एक भुजा 3, दूसरा भुजा का माप नहीं मालूम है, इसको भी मान लिए, इंटू h, ऊंचाई कितना, ऊंचाई पहले ही दे रखा था 3। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, 3 से इसको काटिएगा, गुना में इधर आएगा तो भाग में 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, 2 भाग में इधर आएगा तो गुना में 8, 8 बराबर 3 + b हो जाएगा।
बी का वैल्यू बोलिए, प्लस 3 इधर आके 8 में से माइनस होगा 5, बी का वैल्यू आपका 5 आ गया, यानी कि दूसरे भुजा का मान, दूसरे समानांतर भुजा का माप कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल आपको याद रखना है कि कैसे हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए क्या है। बोला है कि 6 सेंटीमीटर व्यास और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बेलन से सबसे बड़े काटे गए शंकु का आयतन क्या होगा। देखो एक बेलन है आपका, यहाँ पे ना आपका एक बेलन है। अब इस बेलन में से एक शंकु काटना है। अब इस बेलन में से जब आप शंकु काटिएगा तो शंकु कैसे कटेगा, कुछ इस तरीके से ही शंकु कटेगा, ऐसे ही शंकु कटेगा ना। जो शंकु आप काटिएगा उसका त्रिज्या बेलन के त्रिज्या के बराबर और उसका ऊंचाई बेलन के ऊंचाई के बराबर, यही होगा ना। जो हम लोग बेलन में से शंकु काटेंगे उस शंकु का त्रिज्या कितना होगा, जितना बेलन का त्रिज्या होगा, और ऊंचाई कितना होगा, जितना बेलन का ऊंचाई होगा। तो शंकु का आयतन देख लीजिए। सबसे पहले आप बताइए कि शंकु का त्रिज्या कितना हो जाएगा, बेलन के त्रिज्या के बराबर। तो 6 सेंटीमीटर व्यास है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आपका 7 सेंटीमीटर है तो इसका भी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। आयतन बताइए शंकु का क्या होता है। शंकु का आयतन होता है सर, शंकु का आयतन, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/3 पाई यानी कि 22/7 आर स्क्वायर। तो आर के जगह बोलो कितना लिखेंगे हम 3, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू एच के जगह कितना 7, यही तो होगा ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर के जगह 3, 3 का स्क्वायर 9 इंटू एच। सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, 3 3 9, 22 3 66 आंसर हो जाएगा। विकल्प ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि किसी बेलन से सबसे बड़े शंकु का, किसी बेलन से एक सबसे बड़े शंकु काटा गया है तो शंकु का आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन जो, तो ऐसे केस में जो हम लोग शंकु का त्रिज्या लेंगे, ऊंचाई लेंगे, वह बेलन के त्रिज्या और ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। बस यही चीज़ करना था। आगे चलिए, इस अगले क्वेश्चन को देखिए। बोला है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 10, 20 और 30 सेंटीमीटर, 10, 20 और 30 बढ़ाया जाए तो इसका आयतन कितना होगा। देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को बढ़ाया है तो आयतन में क्या परिवर्तन आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ए बी फॉर्मूला से बनाते हैं। ए बी फॉर्मूला क्या होता है, a + b जोड़ AB/100। इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, इससे हम लोग वृद्धि निकाल लेंगे कि आयतन में कितना। तो इस फॉर्मूला का उपयोग हमें 2 बार करना पड़ेगा। पहला बार देख लीजिए, पहला बार वृद्धि 10% और कितना हुआ 20%, तो इस दोनों को लेकर के बनाएंगे। तो 10 और 20, a के जगह 10, b के जगह 20 प्लस ab, तो 10 गुने 20 और बट्टा में कितना हो जाएगा 100। देख लीजिए, 00 से 00 कैंसिल, 20 और 2 30 और 2 32, यानी कि 32% वृद्धि हो गया। तो इस दोनों वृद्धि के बदले में एक वृद्धि निकालिए। तो 10 और 20 के बदले में एक वृद्धि कितना हो गया 32। अब अगला ए भी 32 और 30 के साथ लगाएंगे, तो लगा दीजिए। ए के जगह 32, बी के जगह 30, 32 + 30 जोड़ 32 गुने 30 बट्टा 100। 32 गुने 30 बट्टा कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे। सोल्व करिए। सोल्व अगर आप इसको करिएगा तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 32 × 96। देख लेते हैं ऑप्शन में कितना है, 32 और 30 62। ठीक है, चलिए 62 है। तो 62 तो यह हो गया प्लस 32 × 96 बट्टा 10, 9.6 हो जाएगा। तो 62 और 9 71.6 आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प बी। यानी कि ए बी फॉर्मूला का उपयोग 2 बार करेंगे। एक बार 10 20 को मिला करके एक वैल्यू निकालेंगे और जो वैल्यू आएगा उसको ए मानेंगे और अगला वैल्यू इसके साथ, यह ए होगा यह बी होगा, फिर अगला वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो डबल ए बी फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और आयतन में क्या परिवर्तन होगा उसको निकाल लेंगे। अगले क्वेश्चन में आइए, देखिए क्या बोला है। धातु का एक गोला जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, गोला का त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, गला दिया गया और उसी त्रिज्या का एक शंकु बनाया गया। शंकु जो बनाया गया उसका भी त्रिज्या उतना ही है। शंकु की ऊंचाई क्या होगी। गोला को पिघलाया गया है तो गोला का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो r के जगह 5, तो 5 का क्यूब कितना 125, यही तो होगा 4/3 पाई r क्यूब, यह गोला का आयतन। इसको पिघला के शंकु बनाया गया है तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर, r के जगह 5, 5 का स्क्वायर 25 इंटू h। इसका ऊंचाई हमें नहीं पता है और इसको पिघला करके इसको बनाया गया, इसलिए दोनों का आयतन क्या होगा बराबर होगा। जब भी किसी एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति में कन्वर्ट किया जाए उस केस में दोनों का वॉल्यूम जो होगा, दोनों का आयतन जो होगा वह आपका इक्वल हो जाएगा।
यह आपका देखिए शंकु का, गोला का त्रिज्या 5 है तो आयतन इतना हो जाएगा। शंकु का भी त्रिज्या 5 ही लेना है, चूंकि उसी त्रिज्या का बोला है, त्रिज्या उतना ही लेना है। तो शंकु का त्रिज्या 5 तो आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सोल्व करिए, पाई इधर भी, पाई इधर भी, पाई से पाई गया, 3 बट्टा में यहाँ भी, 3 बट्टा में यहाँ भी, 3 से 3 गया, 25 से काटिए, 25 पंचे 125, इधर 5 गुने 4 यानी 20 बचा, और इधर आपका h, तो h का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 20। h क्या माने थे, शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई हो जाएगा आपका 20। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, बोला है एक समभुज त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज के एक बिंदु से तीनों भुजाओं पर क्रमशः 6, 7 और 8 सेंटीमीटर के अभिलंब बनाए गए हैं। इसका मतलब समझ लीजिए, ऐसे कोई एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब इसके बीच में स्थित कोई बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाला गया है। इन तीनों भुजाओं पर क्या किया गया है, लंब डाला गया है। क्लियर। चलिए, एक लंब का लंबाई हम P1 मान लेते हैं, दूसरे लंब का लंबाई P2 और तीसरे लंब का लंबाई हम मान लेते हैं P3, ठीक है। P3 डाला गया है। अब आगे बोला है तीनों का लंबाई भी दे रखा है, तो त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी। तो जब भी समबाहु त्रिभुज में किसी एक बिंदु से, भीतर स्थित किसी एक बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाला जाए और तब आपसे भुजा का माप पूछे, तो भुजा का माप बराबर होगा 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग करेंगे। इससे क्या निकल जाएगा, आपका भुजा निकल जाएगा। ओके। समबाहु त्रिभुज में बहुत क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, भीतर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर अगर लंब डाला जाए और उसका लंबाई पता हो और तब हमसे समबाहु त्रिभुज के भुजा का माप पूछे। समबाहु त्रिभुज के भुजा का माप नहीं मालूम है, तीनों लंब का लंबाई पता है, समबाहु त्रिभुज के भुजा का माप निकालना होगा, तो 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो आप निकालिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के भुजा को A माने बराबर 2/√3 इंटू P1 का वैल्यू देख लीजिए कितना है, P1 का वैल्यू 6, P2 का वैल्यू 7, P3 का वैल्यू 8, तो 6, 7, 13 और 8 21। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 का वैल्यू कितना, 21। अब आप इसको सोल्व करिए जरा, √3 से काटिए 21 को, कितना हो जाएगा 7√3 हो जाएगा। इतना बार में कटेगा ना, चूंकि 21 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुना √3 गुना √3, इतना तो 21 के लिए लिखा जा सकता है। तो 21 के लिए इतना लिखेंगे और इसमें √3 से भाग करेंगे तो इससे यह कट जाएगा, 7√3 बचेगा, तो 7√3 गुना 2 यानी कि 14√3। यही आपका इस समबाहु त्रिभुज का भुजा हो जाएगा, यानी कि विकल्प सी जो है ना वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूला के ऊपर आपको बस ध्यान रख। चलिए, तो इतना ही क्वेश्चन था। तो आज के क्लास में इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद।